नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं थम रही है कोरोना की ये भीषण रफ्तार। जी हां, कोरोना के नंबर्स रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, चाहे वो नए मरीजों के जुड़ने की बात हो, चाहे वो देश में होने वाली दुखद मृत्युओं की बात हो। ये रोज बढ़ता चला जा रहा है और फिलहाल इसके रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। आशा की हल्की सी किरण इतनी जरूर है कि ठीक होने वालों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से नए मरीज मिल रहे हैं और जो आंकड़ा रोज़ लगातार जिस रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, वो बड़ी चिंताएं पैदा कर रहा है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ये रफ्तार रुकेगी कब? जिस पीक की हम बात करते हैं वो पीक कब आएगा? क्या अगले महीने के मध्य तक? क्या उसके आगे? वैक्सीनेशन से इसमें कितनी मदद मिलेगी? जो मौजूदा हमारी चुनौतियां हैं उसमें रहते हुए हम इस रफ्तार का सामना कैसे कर पाएंगे? कितने दिनों तक टिक पाएंगे और क्या हालात यहाँ पर और बद से बदतर होंगे? इस बीच आपको और हमको क्या करना है ये हम जानते तो हैं, लेकिन चारों तरफ की जो स्थिति है उसको देखकर घबराए हुए भी हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आज हम लेंगे और इसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी, जो कि इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट है। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं हमें फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर रवि शेखर झा साहब, और साथ ही कार्यक्रम में जुड़ेंगे स्टार इमेजिनिंग और पैथ लैब के समीर भाटी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर चैटर्जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। हर रोज मैं आंकड़ा क्या बोलूं, अभी 4 लाख के आसपास पहुंच गया है नए मरीजों का, लेकिन हर रोज इसमें इजाफा हो रहा है। फिलहाल जितने कदम चाहे राज्य सरकारों ने उठाए हों, चाहे केंद्र ने उठाए हों, जितनी अपील की हो, आइसोलेशन की बात की हो, डबल मास्किंग की बात की हो, लेकिन ये नंबर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सर, अक्सर हम बात करते हैं कि इसका पीक हम अब देखेंगे कि तब देखेंगे। क्या इस बार ऐसी कोई उम्मीद नजर आ रही कि कहीं जाके ये आंकड़ा ठहरेगा? ये तो अभी अंदाजे की बात है। जिस तरीके से ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से जहां जहां नंबर्स बढ़े हैं वहां उन्होंने लॉकडाउन किया है। ऑल्दो मैं कभी लॉकडाउन के फेवर, सेकंड लॉकडाउन के फेवर में नहीं था, पर जिस तरीके से नंबर्स बढ़ा उसमें लॉकडाउन हम सबको गवर्नमेंट्स को करना पड़ा। मेरी आशा है कि अगर लोग अपने पूरे प्रिकॉशंस लेंगे और अगर ये लॉकडाउन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं खींच सकता है, पर ये लॉकडाउन से थोड़ी सहायता जरूर होगी। एंड हो सकता है अगले 2 वीक में नंबर्स कम आना शुरू हो जाए, पर ये सिर्फ अंदाजे वाली बात है, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि हाउ पीपल आर बिहेविंग एंड हाउ द वायरस इज स्प्रेडिंग। पर मेरा अंदाजा है कि 2 वीक के अंदर शायद ये नंबर स्टैटिक या कम होने लग जाए। ओके, डॉक्टर रवि, तो हम इसे कैसे देखें? एक अमेरिका का मॉडल है, अगर आप देखें, उन्होंने भी कभी उस तरीके का लॉकडाउन नहीं लगाया, उन्होंने उस तरीके से चीजें नहीं रोकी, लेकिन वहां पर उनको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। आज हमारे यहाँ 2 लाख मौत का आंकड़ा है, लेकिन अमेरिका में यह आंकड़ा 6 लाख का है, जबकि हमसे 1/3 या 1/4 के आसपास उनकी आबादी है। हमसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, वहाँ ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि आबादी कम है और जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन बावजूद उसके हम देखते हैं कि 6 लाख लोग वहाँ पर भी गए। संक्रमितों का आंकड़ा हमसे बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। तो क्या भारत में भी हमें वही अमेरिकन मॉडल रेप्लिकेट होता हुआ दिखाई देगा? हमारे यहाँ लॉकडाउन है, लेकिन वो पार्शियल लॉकडाउन है, वो वैसा लॉकडाउन नहीं है जो हमने लास्ट ईयर देखा। स्टेट अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तौर तरीकों से वो लॉकडाउन लगा रहे हैं, सारी चीज़ों का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या हम इसे अमेरिकन मॉडल के तौर पर देखें, जहां हमें अब बड़े नंबर के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा? डॉक्टर रवि, शायद हम जी डॉक्टर रवि तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल दिक्कत। तो मैं डॉक्टर सुरंजीत के पास ही चला जाता हूं ये सवाल लेके भी। डॉक्टर साहब, तो क्या, आई थिंक आपने मेरा पूरा सवाल सुना होगा, तो हम क्या अमेरिकन मॉडल को इंडिया में रेप्लिकेट होते हुए देखेंगे? जो नंबर जहां हैं अभी, ये हमें यहां से और बढ़ते हुए नजर आएंगे? नंबर तो बढ़ेंगे, पर जहां ये जो हमारी जो इलेक्शंस है जैसे खत्म हो रहे हैं, इलेक्शंस हमारे खत्म हो रहे हैं, हमारी ये कुंभ मेला खत्म हो गया, हमारी ये फार्मर प्रोटेस्ट कम वीक हो गया है, ये सब चीजों से मेरे ख्याल से जो हमारा पूरा इतना एक्सपोजर था टू वायरस, ये सब कम, ये अभी ऑब्वियसली इनका भी इफेक्ट आना बाकी है। तो अगले 2 हफ्ते में तो ये पीक करेगा ही करेगा। उसके बाद मेरा यही अंदाजा है ये कम होगा। एंड देखते हैं ये पार्शियल लॉकडाउन जितना भी किया है उससे भी थोड़ी सहायता तो होनी चाहिए।
तो ऑब्वियसली लॉकडाउन करना अभी तो अप्रोप्रिएट स्टेप माना गया। एज आई सेड, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े हमारे देश में, क्योंकि हमारा पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है पूरे देश में एंड अदर थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, बिकॉज एक तो नॉन कोविड मरीजों की बड़ी हालत खराब हो जाती है, इकोनॉमी डाउन हो जाती है, इससे पूरे पूरे हर एक चीज को ये अफेक्ट करता है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बिना उसके काम चल जाए, पर ऑब्वियसली ये स्टेप ठीक है कि लॉकडाउन करना ही पड़ा, क्योंकि इतना नंबर्स बढ़ गया था एंड द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी हमारा दिल्ली जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इस देश का सबसे बेहतर है, वो भी क्रम्बल करने लग गई थी। तो देखते हैं अगले 2 हफ्ते में क्या होता है, नंबर्स कैसा कम होता है। अमेरिका जैसे देश तो पूरा ही मतलब अंडर इमेंस प्रेशर आ गया था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका पूरा क्रम्बल कर गया था। हम लोग भी एटलीस्ट दिल्ली में पार्शियली तो क्रम्बल कर ही गए, ऑल द फैसिलिटीज हमारी खराब नहीं है, पर तो भी हम लोग क्रम्बल कर गए हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। जी ठीक है, मैं डॉक्टर रवि के पास आप जाना चाहूंगा। डॉक्टर रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद अभी तक हमारा उनसे संपर्क नहीं हुआ। समीर भाटी साहब के पास में जाता हूं। समीर भाटी साहब, एक जो, क्योंकि आप टेस्टिंग का काम भी करते हैं, तो एक बात हमें बताइए, जो चीज हमें सुनने में देखने में मिल रही है वो है कि टेस्टिंग इस समय उतनी विग्रस हो नहीं रही। इसके कारण हमें नहीं पता कि क्या और क्यों नहीं हो रही है, लेकिन उतनी ज्यादा टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, या टेस्टिंग हो भी रही है तो इसके रिजल्ट काफी लेट आ रहे हैं। ये मोटा अनुमान हर कोई लगा सकता है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो नंबर्स हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, क्या एक्चुअल नंबर्स उससे कई गुना, कई मल्टीपल में ज्यादा हैं? देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें और बात करें स्पेसिफिकली दिल्ली की भी, तो दिल्ली में जैसे 3 वेव आई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी जो ये वाली वेव आई है, इसके अंदर नंबर ऑफ पेशेंट्स एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अभी इस बार हमने देखा है कि हमारे यूथ में और बच्चों में भी संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो जो रिक्वेस्ट है टेस्ट की वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरा एक चीज़ और इसके अंदर जो सामने देखने को आ रही है कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी पहले की, जो लैब, नंबर ऑफ लैब है, अगर दिल्ली की भी बात करूं तो बहुत सारी है, टेस्टिंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। पर बीच में अगर 2 महीने का हम बात करें, दिसंबर और जनवरी के अंदर स्पेसिफिकली हमारा डेटा जिस तरह से कम हो गया था, नंबर ऑफ केसेस कम हो गए थे, तो लैब्स की कैपेसिटी भी उस तरह से थोड़ी कम हो गई थी। और अचानक से जिस तरह से मिड मार्च से नंबर बहुत ज़्यादा बढ़े, और अप्रैल में खास तौर पे, मार्च तक भी थोड़ी स्थिति जो है कंट्रोल में थी, पर अप्रैल के अंदर एकदम से ही बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। और उस तरह से हमारे पास उतनी रिसोर्सेज लैब के पास, जो जितनी कैपेसिटी पे वो पहले काम कर रहे थे उतनी कैपेसिटी पे वो अभी काम कर नहीं पा रहे हैं, और जितना उनके पास रिसोर्सेज थे उससे ज़्यादा वर्कलोड है। तो डेफिनेटली वो टैट थोड़ा जो है अफेक्ट होता ही होता है। पर आप बहुत ज़्यादा सैंपल्स, किसी भी लैब की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सैंपल्स ले नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट्स टाइम से नहीं दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक जो ट्रांसमिशन का जो फैलने का कारण एक वो भी माना जाता है। तो सब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही सैंपल लेते हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो आप बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग अब इतनी किसी को भी टेस्ट कराने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। और ख़ास तौर पे अभी सीवियरिटी भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा ही रही है। हम खाली अगर पैथोलॉजी टेस्ट की भी बात करें तो उनके भी नंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि सीवियरिटी बढ़ गई है, तो उसके लिए और भी जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं उनकी भी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि कोविड निमोनाइटिस बढ़ रहा है, तो सीटी स्कैन की भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। कुल मिला के मतलब हम ये निकाले भाटी साहब की, आपकी टेस्ट की स्पीड तो स्लो हो गई है, और इस वजह से जो एक्चुअल नंबर हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, यानी अभी हम जिस नंबर पे खड़े हैं ये उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। डॉक्टर रवि, अब इन सारी चीजों के बीच एक थोड़ा अलग सवाल है, और वो ये कि मान लीजिए कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से भी बढ़ रहे हैं, इस बार एक अलग तरीके का वेरिएंट है, डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट की बात हो रही है, लेकिन अगर हम अपनी ऑक्सीजन सप्लाईज को दुरुस्त कर लेते हैं, हम अपनी रेमडेसिविर और अन्य चीज़ों को दुरुस्त कर लेते हैं, हम जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रातों रात तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसमें जो भी थोड़ी बहुत हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो अगर हम कर लेते हैं, तो जो इस वक्त हम चारों तरफ हाहाकार देख रहे हैं, जो पैनिक आ गया है, वो नंबर बढ़ने से कम है, और क्योंकि उसके आगे हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो एकदम से टिक नहीं पाई। तो लेकिन अगर ये जो लूप होल्स बन गए इन्हें हम पूरा कर लेंगे तो क्या हम एक स्टेबिलिटी टाइप की फील करेंगे? हो सकता है हमारे नंबर बढ़ते रहें, हो सकता है ज्यादा मरीज आते रहें, लेकिन हम उन्हें संभालने की स्थिति में होंगे सर।
देखिए, इसके बेसिकली इसको हमें दो तरह से देखना चाहिए। पहला ये कि अभी जो नंबर बहुत तेजी से बढ़े हैं, ये अनएक्सपेक्टेड था, किसी को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में केसेस काफ़ी कम हुए, फिर अप्रैल फर्स्ट वीक से बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुए। तो ऑल ऑफ अ सडन हेल्थ केयर पे बहुत मैसिव बर्डन पड़ा, और उससे भी ज़्यादा हम लोगों के लिए स्ट्रेंज चीज़ ये रही कि इस बार यंग लोग काफ़ी तेज़ी से अफेक्ट हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मोर्टैलिटीज उनके अंदर देखने को मिल रही थी। इसका इसका रीज़न नहीं है, इसका रीज़न ये है कि वायरस का म्यूटेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इतना विरुलेंस बढ़ चुकी है कि यंग लोग जिनमें पहले लंग इन्फेक्टेशन कम आ रही थी, उनमें बहुत ज़्यादा आ रही है। रेमडेसिविर की जहाँ तक बात है, या जिस तरह जहाँ तक मेडिसिन की भी बात है, अगर नंबर ऑफ केसेस विच आई कैन एंटिसिपेट की 15 मई या 20 मई के आसपास से कम होने शुरू हो जाएंगे, तो जहाँ तक मेडिसिन सप्लाई की बात है, आई डोंट फील कि उसकी वजह से ज़्यादा डेथ हो रही है, उसकी वजह से ज़्यादा कैजुअलिटीज हो रही है। ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हैं, इस वजह से हेल्थ केयर पे बहुत मैसिव ह्यूज बर्डन पड़ा है, जिसको संभालने में हेल्थ तो डॉक्टर रवि, क्या ये उम्मीद लगाएं हम उम्मीद लगाएं मौजूदा स्थिति में कि हम अगले 2-3 हफ्तों में पेशेंट्स की संख्या को गिरते हुए देखेंगे? देखिए, हम कंप्लीट लॉकडाउन में तो है नहीं, हम एक किस्म के पार्शियल लॉकडाउन में हैं, जहां पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें ओपन है। और आप कह रहे हैं इस बार का वेरिएंट भी बहुत ज़्यादा सक्रिय है, वो ऐसे लोगों को भी काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है जिनका घर से निकलना लाजमी है ही, वो यंग पॉपुलेशन है जो काम करती है। तो क्या हम उम्मीद करें कि जो रिडक्शन हम देखना चाहते हैं उन नंबर्स में, ताकि वो हमारा हेल्थ सिस्टम उन्हें संभाल पाए, वो रिडक्शन आपको आता हुआ दिखता है? डेफिनेटली आई कैन एंटिसिपेट। उसका एक सिंपल आप इस तरह से सोचिए कि लास्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद केसेस काफ़ी तेजी से उसके बावजूद बढ़ रहे थे, और जब लॉकडाउन अनलॉक हो गया, जब लोग फ्री घूमने लग गए थे, उसके बावजूद दिसंबर जनवरी फरवरी में केसेस काफ़ी कम थे। तो रेदर देन लॉकडाउन, इस वायरस की कंटेजियसनेस का और विरुलेंस का बहुत ज़्यादा असर वायरस के अंदर खुद ही है, मतलब खुद ही किस तरह से म्यूटेट करता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेदर देन हैविंग अ लॉकडाउन। सो व्हाट आई कैन फोरसी कि अगर सपोज वायरस लेस विरुलेंट फॉर्म में म्यूटेट कर जाता है, तो अगले 2-3 हफ्तों में हमें थोड़ा रिलीफ देखने को डेफिनेटली मिल सकता है, विच इज़ नेचुरल फॉर दिस वायरस। राइट। डॉक्टर चैटर्जी, मुझे एक बात बताइए, लास्ट ईयर हमने देखा कि देशव्यापी लॉकडाउन हुआ, सितंबर तक हमने पीक देखा और उसके बाद उसमें एक सडन फॉल आया। वो सडन फॉल आप किस चीज को एट्रीब्यूट करेंगे? क्या हमारा लॉकडाउन इतना स्ट्रांग था कि हम वो चेन को ब्रेक करने में कामयाब रहे, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि वायरस नेचुरली एक हद तक वीक पड़ा, और फिर ऐसा क्या घटा कि हमने देखा कि 15-20 दिन के अंदर तो फिर विस्फोट हो गया? ये दोनों तीनों फैक्टर्स इसमें काम करी होंगी। ऑब्वियसली लॉकडाउन से जो पहला लॉकडाउन था, उसका फायदा तो ये हुआ कि हमको उसने रैंप अप करने को टाइम दिया, टू रैंप अप ऑल द सर्विसेज, द हेल्थ केयर सर्विसेज को हमको प्रिपेयर होने का टाइम दिया। क्योंकि अगर उस समय हम लोग लॉकडाउन नहीं करते, तो हम लोग सब अनप्रिपेयर्ड थे ऐसी बीमारी के लिए। ये तो एक नई बीमारी थी जिसके बारे में पता भी नहीं था, और हम लोग पूरे तब तो एकदम हेल्थ केयर सिस्टम एकदम डूब जाता फिर एकदम, क्योंकि कोई तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। बट दैट गिव अस टाइम टू प्रिपेयर, एंड ऑब्वियसली जब वो लॉकडाउन हुआ तो थोड़ा हेल्प किया नंबर्स को कर्टेल करने में। दूसरी, ऑब्वियसली जब ये हमने ओपन अप किया, लोगों को ये लगा कि अरे बीमारी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लोगों का ये लग गया कि इसमें तो मौतें बहुत कम होती है, कुछ ही लोग मरते हैं, कुछ ही लोगों की तबीयत खराब होती है। तो nobody expected, the general public, the citizens of this country never expected कि ये इतनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, जहाँ की पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। एनी नंबर्स आर गेटिंग अफेक्टेड, यंग, एडल्ट, चिल्ड्रन, सब लोग अफेक्ट हो जाते हैं। हॉस्पिटल में कभी ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए। ये सब लोगों ने एंटिसिपेट ही नहीं किया। अगर ये सब लोगों ने एंटिसिपेट किया होता, और तो हिस्ट्री ये कहती है कि पहला वाला भी जब वेव आया था, जब पहले वाली भी जब बीमारी हुई थी 1915-16 में, तब भी ये देखा गया था कि सेकंड वेव वाज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट वेव एंड मच मोर वर्स। तो हिस्ट्री एटलीस्ट टोल्ड अस, बट वी डिडंट बिलीव इन आवर हिस्ट्री, और हम लोग आज ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहाँ की नंबर्स इतने ज्यादा हो गए। तो बेसिकली एवरीथिंग प्लेड अ रोल। सब लोगों ने ओपन अप कर दिया, लोग सिटीजंस उसमें citizens are a very big contributor to it. Obviously the government had to open up because the economy was otherwise going for a 6, so वहां से भी वो सब चीजों से ये पूरा इम्पैक्ट पड़ा। पर ये भी हो सकता है कि नेचुरल कोर्स ऑफ द वायरस जो है, वो भी कई बार क्या होता है कि कभी कभी वीक पड़ता है, and then it mutates and then forms a stronger form to infect different sort of people. So I think everything played a role. The virus character, the natural cycle of the virus, जहाँ की वो कभी कभी दब जाता है फिर उसका म्यूटेट करता है। The second is पूरा सिटीजन्स का मतलब एकदम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली उन्होंने इस बीमारी को बहुत मामूली सोचा। उन्होंने बोला कि अब तो दवाइयां भी आ गई हैं, वैक्सीनेशन भी आ रहा है, तो शायद इस बीमारी का कोई ऐसा सीरियस इफेक्ट नहीं होगा। And then obviously the other thing was the lockdown opened up. I think all the three things
played a role in creating such a scenario जिससे कि हम आज गुजर रहे हैं। राइट और ये कुछ याद कीजिए पिछले साल का मूवमेंट जब हम इसी समय कुछ इसी तरह की बातें करते रहते थे, लेकिन उसके बाद प्रयासों ने असर दिखाया, वायरस का कहर थमा, कुछ महीनों के लिए लाइफ थोड़ी नॉर्मल हुई, लेकिन ये फिर पलट के आया। ये वक्त भी बीतेगा, लेकिन एक बात साफ लग रही है यहाँ पे, WHO ने भी कहा है कि ये वायरस हमारे बीच से जाएगा नहीं। तो अब इसको बीच में रखना है तो इसका कुछ तो इलाज करना होगा। क्या वैक्सीनेशन इसका इलाज है? क्या हमेशा मास्किंग और जो बाकी के नियम हम फॉलो करते हैं वो इसका इलाज है? या कोई दवाई हम इसकी जल्द खोज पाएंगे तो फिर ये भी किसी दूसरे वायरस की तरह कॉमन हो जाएगा? और इन सब में कितना वक्त लगेगा? इन सवालों के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि वायरस क्या परमानेंटली हमारे आसपास रहेगा और इसको इसके साथ जीना और उसके उपाय करना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और हम बात कर रहे हैं कि आखिर देश में कोरोना की ये जो विकराल रफ्तार है ये कब थमेगी, कब आएगा इसका पीक और तब तक हमें क्या करना है और क्या होंगे इसके उपाय और क्या इस वायरस के साथ रहना हमें सीख लेना चाहिए। अब ये वायरस शायद हमारे बीच में से ना जाए, लेकिन हमें ही इसके और अपने बीच में एक दीवार खड़ी करनी होगी, जैसा हमने दूसरे वायरसेस के लिए भी किया है। तो डॉक्टर रवि, WHO भी कह चुका है कि हो सकता है अब ये कोरोना जिंदगी भर हमारे साथ रहे और अलग अलग तरीकों से अपना रूप दिखाता रहे। तो क्या उपाय होगा? क्या जो वैक्सीन मौजूदा वैक्सीन है ये तो मतलब मैं कहूँगा बहुत कम समय में तैयार की गई है, फिर भी सक्सेसफुल है, तो जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा बेहतर वैक्सीनेशन होगा, हो सकता है हम कोई दवाई भी खोज ले और इसी तरह कोरोना का इलाज निकले और तब तक हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसको जीवन का एक अभिन्न हिस्सा, अभिन्न अंग बनाकर रखना होगा। जी बिल्कुल। अभी तक आप एक चीज देखिए कि जितने केसेस हमने देखे हैं, बहुत सारे मैक्सिमम केस ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं पर उनको वैक्सीन नहीं लगी थी। अभी तक आज की डेट तक हमें री इन्फेक्शन के क्रिटिकल केस देखने को बहुत ही रेयरली मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो नेक्स्ट टाइम आपका इन्फेक्शन क्रिटिकल होने का चांस बहुत कम है। अगर आप प्रोटेक्शन लेते रहते हैं तो ऑफकोर्स हम वायरस के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो अगर आपको इन्फेक्शन लगता है तो वो क्रिटिकल नहीं होगा। दैट सिंपली मीन्स कि जब तक हमारे पास अच्छी वैक्सीन नहीं आती तब तक आपको अपनी प्रोटेक्शन पूरी रखनी है। अगर आपको पिछली बार पहले इन्फेक्शन हो चुका है फर्स्ट वेव में तो भी आपको अपनी प्रोटेक्शन उतनी ही बरकरार रखनी है जिससे कि आप इन्फेक्शन के कैरियर भी ना बने। जब तक हमारे पास वैक्सीन अच्छी क्वालिटी की नहीं आती तब तक मास्क, डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश ये सारा आपकी लाइफ का पार्ट बन चुका होगा। राइट और वैक्सीनेशन की बात हो रही तो भाटी साहब से पूछ ही लेते हैं। लगे भाटी साहब, वैक्सीनेशन को खोल दिया गया है 1 मई से सबके लिए, मतलब ऑलमोस्ट 18% से ऊपर वाली जो 18 ईयर्स के ऊपर वाली पॉपुलेशन है, लेकिन अभी ये लंबा वक्त है। आपको क्या लगता है सबको वैक्सीन देने, मौजूदा कैपेसिटी और इवन जो कैपेसिटी हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो भी शायद ये साल तो हमें पूरा लग जाएगा हमारी मेजर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में? देखिए, अवेलेबिलिटी में तो अभी कुछ समय लगेगा और डिमांड अभी काफ़ी ज़्यादा है, पर हाँ 18 साल वालों को भी हमें इंक्लूड ड्राइव में करना इसलिए ज़रूरी होगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो हमारी ये सेकेंड वेव आई है इसके अंदर बहुत तरह के नए म्यूटेंट्स हैं। तो जब तक हम इसको ट्रांसमिशन को रोकेंगे नहीं, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारा यूथ और जो बाकी एज ग्रुप बचा है वो भी इस ड्राइव में शामिल ना हो, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो नई नई तरह के म्यूटेंट्स आते रहेंगे और उसमें कई म्यूटेंट्स ऐसे होंगे जो हमारा इम्यून एस्केप भी करेंगे और जिसमें वैक्सीन का जो है असर भी नहीं होगा। तो वैक्सीन को तो हमें बिल्कुल रैंप अप करते रहना ही है। जिस तरह से हमारी 2 वैक्सीन है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को स्पीड अप कर दिया है, डबल कर रहे हैं, और हमारी स्पुतनिक को भी अप्रूवल मिल गया, वो भी आ रही है, और अब जॉनसन एंड जॉनसन को भी मिलने वाला है जो कि सिर्फ सिंगल डोज होगी। तो वैक्सीनेशन तो ड्राइव चलती रहेगी और फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को भी साथ के साथ हम लोगों को मैनेज करना होगा। दोनों में बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अभी खाली इसको हमें मैनेज करना है, वैक्सीनेशन ड्राइव को भी साथ के साथ हमें स्पीड अप करना है, क्योंकि उसको हमने देख लिया। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स काफ़ी जिनको वैक्सीन लगी थी उनको काफ़ी प्रोटेक्शन मिला है, चाहे उनको दोबारा से संक्रमण हुआ पर उनमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ नहीं देखी गई। तो वैक्सीन तो हमें हर हालत के अंदर इसको स्पीड अप करते ही रहना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर सुरंजित, अब एक कठिन सवाल होगा लेकिन मैं जानना चाहूँगा अगर इसका कोई पॉसिबल उत्तर होता है। हमारी लाइफ फिर से प्री कोरोना काल, जो जिसे हम कह सकते हैं कोरोना से पहले की जो ज़िंदगी थी, बिल्कुल वैसी ज़िंदगी हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल?
इसका आंसर अनफॉर्चुनेटली किसी को भी नहीं आता। बट अगर हमने, जैसे सबने बोला कि, और आप भी बोल रहे हैं कि अगर हम वैक्सीनेट कर दें लोगों को और एक हर्ड इम्यूनिटी बाय इन्फेक्शन एंड बाय वैक्सीनेशन, है कि हम लोग एक हर्ड इम्यूनिटी के स्टेज में पहुंच जाए जहाँ की एटलीस्ट 2/3 से ऊपर लोग एटलीस्ट हमारे इम्यून हो जाते हैं, तो इसके अपने आप ही इसकी ट्रांसमिशन कम हो जाएगी। तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हम लोग थोड़ी सी नॉर्मलसी की तरफ बढ़ सकते हैं। पर इसके लिए वैक्सीनेशन को बहुत रैंप अप करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन ऐसा है। और एंड आप देखिए जैसे रहे हैं कि यंगर लोग भी अब इफेक्ट हो रहे हैं, तो यंगर पीपल को भी के लिए भी गवर्नमेंट ने पूरा वैक्सीनेशन खोल दिया। सो वी विल हैव टू रियली रैंप अप द वैक्सीनेशन। अगर हमने वैक्सीनेशन को रैंप अप कर दिया तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर हम लोग एटलीस्ट टुवर्ड्स सम नॉर्मलसी प्रोसीड कर जाएंगे। बट इसके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, दूसरे वैक्सीन को भी इजीली शायद उनको क्लियरेंस मिल जाएगा। हमारे फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया है, मेरे ख्याल से दे शुड इंक्लूड एनजीओज, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो उनके कॉन्टैक्ट में लोग आते हैं, जो कि जीपीज होते हैं छोटे छोटे मोहल्ले में। बट हाँ, ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसका कोल्ड चेन को खराब कर दें, क्योंकि अगर उसका स्टोरेज ठीक से नहीं हुआ या हमने उसको प्रिजर्व ठीक से नहीं किया तो वैक्सीन की पूरी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर हम लोग जब रैंप अप भी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कि केयर गिवर्स या जो भी वैक्सीन लगा सकता है, हम लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम लोग कोल्ड चेन और उसको भी मेंटेन करें, जिससे कि क्वालिटी ऑफ द वैक्सीन इज आल्सो मेंटेन। वंस वी हैव अचीव दैट, देन वी कैन गो प्रोसीड टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ नॉर्मलसी। इस लाइफ में थोड़ी सी नॉर्मलसी आ सकती है। जी राइट। तो यही सारे उपाय हैं या यही सारे जवाब हैं जो फिलहाल दिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक अलग नोट पे इस कार्यक्रम को ख़त्म करना चाहूँगा, और वो ये है कि बहुत कुछ होता रहेगा, वैक्सीन्स आती रहेंगी, दवाइयाँ बनती रहेंगी, हाँ हमारा सिस्टम बेहतर होगा, फिर कोई नया म्यूटेंट आएगा, फिर कोई नया वायरस भी आ सकता है। लेकिन इन सबके बीच जो एक काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आप कर वही पाएंगे जो आपके हाथ में है, बाकी कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है, और वो है खुद को एक बेहतर जीवनचर्या, एक अच्छे लाइफस्टाइल में ढालिए। कोरोना ने शायद ये मौका हम सबको दिया है कि हम अच्छे से सोएं, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें और पॉजिटिव रहें। अगर ऐसी लाइफ हम मेंटेन कर पाएंगे, अपने आप को बेहतर और स्वस्थ रख पाएंगे मानसिक और शारीरिक तौर पे, तो शायद हम इस वायरस से बचने के लिए खुद को तैयार रखेंगे, या किसी भी बीमारी से, जब तक कि कोई पुख्ता इलाज नहीं आ पाता। जो मैं डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या कभी हमारी लाइफ वैसी होगी जैसे कोरोना से पहले की थी, तो ये आपके हमारे हाथ में ही है कि शायद वैसा हो, लेकिन इस पे अपने लिए भी काम करना होगा। और इसी के साथ आप सबसे लेंगे इजाज़त। CNBC आवाज़ पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, और हमारे सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।